हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 18 जून है आज। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी जाननी है, कुछ सवाल भी सॉल्व करने हैं, मेहनत करनी है और रैंक लेकर आना है। दोस्तों बिना मेहनत किए रैंक की उम्मीद हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। एंड दोस्तों एक इनिशिएटिव नया शुरू किया है जो फंडामेंटल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ की। अगर आप नए हैं यूपीएससी की तैयारी में या आप नए हैं ओवरऑल किसी भी तरह की प्रिपरेशन में, आपको न्यूज़ के अगर डिटेल्स जाननी है तो बहुत ही एक सिंपल सा एक इनिशिएटिव है, फाउंडेशन ऑफ द नेशन करके उसका नाम रखा गया है। तो उसमें अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे डिस्कस की जाती हैं एंड उनकी इंटरलिंकेजेस। न्यूज़ को ऐसे एज सच अलग अलग करके नहीं देखा जाता, न्यूज़ को लिंक करने की कोशिश की जाती है ताकि दिमाग में हमारे बने माइंड मैप्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के चलिए 5 सवाल शुरू करते हैं। ये हमारे 5 सवाल, ठीक है। ओके, सबसे पहला सवाल दोस्तों जो हमारे लिए है वो सामने आपने मुझे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स से जुड़ी हुई है। पहला, भारत में अभी भी 20 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। दूसरा, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है एक ऐसी बॉडी है जो रिकमेंडेशंस देती है अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो पूरे जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स हों या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एक्सेट्रा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, बट लेकिन ये नहीं देती स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो आपको प्लीज़ ये बात का ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1, 2 या दोनों ही इनकरेक्ट या कोई भी नहीं है इनकरेक्ट? तो दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारे देश में एक मेगा मर्जर किया गया था, बहुत सारे बैंक्स मर्ज होते गए। अभी 10 हमारे जो बैंक्स कंसोलिडेट भी कर दिए गए थे, 4 बैंक्स बना दिए। तो अब जो भारत सरकार के 12 ही ऐसे बैंक्स रह गए हैं जो कि जहाँ पर उनका मेजॉरिटी स्टेक है, जिसको हम स्टेट ओन्ड या फिर सरकारी बैंक्स कहते हैं। 2016 में दोस्तों भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था, हमने बहुत से वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है इसको। तो वहां पर उसने रिकमेंड करेगा ये टॉप लेवल बॉडीज को, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो डीएफएस जो अपॉइंट करता है टॉप लेवल बॉसेज, कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, जो बैंक्स नहीं है उनको भी रिकमेंड करता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बैंकिंग पूरे सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, बैंक जो बोर्ड ब्यूरो का गठन और बाकी सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स भी कहा जाता है। तो इंडिया में फॉरेक्स की अगर बात करें तो पहली बार इंडिया ने $1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व अचीव कर लिया है। दूसरा, यहाँ पे ठीक है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। दूसरा कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट लो रहता है तो वो कंट्री को, किसी भी देश को मदद करता है फॉरेक्स को इंक्रीज करने में। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों राइट आंसर बताइए यहाँ पर कौन सा है? 1, 2 बोथ या नन ऑफ दीज? एंड राइट आंसर इज 2 ओनली। दोस्तों $1 ट्रिलियन तो नहीं हुए, लेकिन आधा ट्रिलियन हम क्रॉस कर गए रिसेंटली। तो अभी अगर जैसे आप देखें, इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जैसे देश में अभी कोरोना काल चल रहा है एक्सेट्रा, और उसके बावजूद हम $500 ट्रिलियन से ऊपर आ गए हैं। $564 बिलियन जो अभी जो लेटेस्ट हमें रिपोर्ट मिली, तो उसमें बताया गया कि इंडिया $564 बिलियन पर है। अभी आधा ट्रिलियन हुआ है, 1 ट्रिलियन भी चलो देर सवेर हो जाएगा। 2019 का डेटा जैसे जैसे आरबीआई ने रिलीज भी किया तो वहां पर यह भी बताया गया कि इंडिया में एफडीआई भी काफी ज्यादा रैपिडली बढ़ा। ठीक है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इंडिया का, जैसे अगर हम देखें जो थोड़ा इतिहास में झांक कर 2001 से 2007 तक जो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमने जो लेक्चर्स में कवर भी किया हुआ, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के लेक्चर्स में सीएडी डिस्कस्ड है। ठीक है, हमारे यूट्यूब के चैनल पर सभी पूरी कंप्लीट इकोनॉमी डिस्कस्ड है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ में खुद को अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो जो हमारा जो कैड था 2001 से लेकर 2007 तक बहुत ही कम था। अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें, उस कारण हमारे देश में, चाहे हमारे देश में इनफ्लोज काफ़ी कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कैड जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने के कारण हमारा फॉरेक्स बढ़ता ही चला गया। ठीक है, क्योंकि कैड कम था। उसके बाद कैड जब दुनिया में जब डॉलर्स महंगे हो गए या दुनिया में तेल महंगा हो गया था, तो हमारा कैड बढ़ता ही चला गया था फिर। ठीक है, अभी भी कैड अगेन जो बढ़ गया था, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी कम हो गया, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देखें, इंपोर्ट्स भी काफी कम हो गए, एक्सपोर्ट तो चलो कम हुए, इंपोर्ट भी कम हो गए। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर ये है अबाउट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका का नाम से जो प्रसिद्ध है दुनिया में। तो बताना है ये इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट? पहला कि 2015 में इसका गठन हुआ। दूसरा
इंडिया और चाइना इकलौती ऐसी दो कंट्रीज हैं जो एशिया में जो जीका के साथ अभी एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सी करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सिंपल सवाल है, सभी को शायद पता भी हो, तो बताएं राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ कोई भी करेक्ट नहीं है। जीका अदरवाइज हो, यहाँ पे अगर आप इतिहास देखें तो 1954 में जीका जैसी एजेंसी शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2003 में जीका एज सच जो पूरे प्रॉपर जैसे अभी एग्जिस्टिंग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उसके जैसे एग्जिस्ट हुआ जापान में। ये दुनिया भर की एजेंसीज को दुनिया भर में ये सॉफ्ट लोन्स, सस्ते लोन्स देता है, डेवलपमेंटल लोन्स भी कहा जाता है, असिस्टेंस भी कहा जाता है। इंडिया में इसने इंडिया में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। रिसेंटली न्यूज क्या थी यहाँ पर कि इसने यहाँ पर एक सुंगारू लाभ करके एक चीज ओपन की है जो कि भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंडिया और जीका की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है कोलैबोरेशन की, काफी पैसा 2019 में भी इन्वेस्ट किया था जीका ने, और कंटिन्यूसली इंडिया को जो तरक्की करने में, डेवलप करने में जीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ओके दोस्तों, आज के चौथे सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल इजी, ये एग्जाम में भी आपको ऐसे बहुत सारे सरल सवाल नजर आते हैं, तो ये सवाल बोनस राउंड वाला सवाल है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी का। अगर ये सवाल गलत हो रहा है दैट मींस थोड़ा डीपर लेवल पर, या फिर पहले तो मैं बोलूं कि बिल्कुल जो सबसे बेसिक लेवल पर जाकर तैयारी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या अगर आप शुरू कर रहे हैं तैयारी तो ये वो सवाल है दोस्तों जो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, फ्री के 2 मार्क्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों ये इसके प्रमुख कौन रहते हैं, हेड कौन करता है इसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, या आरबीआई के गवर्नर, या भारत का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो दोस्तों बताइए, इट इज हेडेड बाय, बहुत ही सरल आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इट इज हेडेड। ठीक है दोस्तों, कोई इसमें दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं। ये यूपीएससी पूछ चुका है, इसमें 2 नंबर ये मुफ्त वाले बच्चों ने लिए आराम से। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एफएसडीसी की जो सब कमेटी है, सब कमेटी के जो चेयरमैन, जो कोई एक छोटी कमेटी है जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक टेक्निकल ग्रुप है जो फिनटेक पर। दोस्तों फिनटेक क्या होता है कि आप जैसे पैसा यहां वहां आदान प्रदान करते हैं, मान लीजिए भीम ऐप यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, कोई गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो इसी को फिनटेक कहा जाता है, जहां पे फाइनेंस टेक्नोलॉजी की मदद से यहां वहां पैसे आप ट्रांसफर कर पाते हैं। तो उसको जो सेफ बनाने के लिए, उसको और कैसे रॉबस्ट बनाएं, सिक्योरिटी कैसे उसकी इंक्रीज करें, तो फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे इंक्रीज की जाए, उसकी कोई बैठक हुई अभी, तो जिसको आरबीआई गवर्नर ने चेयर किया। अदरवाइज एफएसडीसी के जो चेयरमैन कौन रहते हैं, वो एफएसडीसी के चेयरमैन रहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत से मेंबर्स हैं। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसके मेंबर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, सेबी के चेयरमैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये हमें बात पता रहनी चाहिए, और ये कभी भी गलत नहीं करना कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इट इज फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। ऑलराइट, ओके, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। ये है दोस्तों, अगेन आपने इनकरेक्ट बताना है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, करंट अफेयर्स, बिल्कुल हार्डकोर करंट अफेयर का सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया का पीआईएफ पे सवाल है, ये एक जो सोवरेन वेल्थ फंड है सऊदी अरेबिया का, क्या ये बात सही है? दूसरा, अभी तक देखें तो इसने हिंदुस्तान, भारत की इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, चाहे ये बड़ा फंड हो, लेकिन भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये बोल रहे हैं। तो बताइए राइट आंसर दोस्तों, यहां पे राइट आंसर, यहां राइट आंसर इज 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली को बदल देते हैं क्योंकि 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये करेक्ट करके 2 ओनली इज द राइट आंसर, कि ये सऊदी अरेबिया का एक जो सऊदी अरेबिया की सरकार है, बहुत सारा देखो, जैसे ये जो ऑयल रिच जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जांपल यूएई, रशिया, इनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा रहता है, क्योंकि ये जो तेल को, दोस्तों इमेजिन करो दुनिया में, आप जैसे हमारा इंडिया इमेजिन करो कितना सारा पैसा खर्चता है जो तेल को बाहर से मंगवाने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ पर तेल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब इनके पास ऑयल रहता है कंट्रीज के पास, दे एंड अप अक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, तो उस वेल्थ को ये दुनिया भर में इन्वेस्ट करती हैं ये कंट्रीज। तो ऐसा ही एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया सऊदी अरेबिया ने, जिसको क्या कहा जाता है, सोवरेन वेल्थ फंड। दोस्तों इंडिया ने भी ऐसा एक फंड बनाया था जो अट्रैक्ट करता था। इंडिया के पास ऐसा कोई वेल्थ फंड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑयल एज सच हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता। तो इंडिया ने दोस्तों एक आप अगर जाके इसको प्लीज सर्च कीजिएगा, ठीक है, क्या रहता है, हमने इस पर अनगिनत वीडियोस बनाए हैं,
ठीक है, NIIF क्या चीज़ है, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा, थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा जानेंगे तो फायदा भी रहेगा। तो वो सोवरन वेल्थ फंड्स को के पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एक फंड बनाया गया था। और रिसेंटली ये दोस्तों, ये न्यूज़ क्यों है, यहाँ पे आंसर हम इसको चेंज कर देंगे, आंसर इज बी। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली जो जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आप देखा होगा आपने फेसबुक और बहुत सारी और कंपनीज ने भी इन्वेस्ट किया, इसने भी अभी जो 2.5% के आसपास स्टेक खरीद लिया 11,000 करोड़ में। और ये एक इंपॉर्टेंट अगेन एक न्यूज़ बन के निकली और ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे उसके पहले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अरामको कंपनी है जो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी, उसने भी इन्वेस्ट किया था, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। तो ये सब चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं और बच्चे मिस कर सकते हैं, तो इसलिए उनको मिस ना करें, तो हम यहाँ पे बताते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा आप भी गूगल करते रहिए, सर्च करते रहिए, जानते रहिए, अभी बिल्कुल करंट अफेयर्स हैं तो साथ साथ में डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, बस यही हमारा लेक्चर खत्म, मार्केटिंग स्टार्ट्स। अगर आप दोस्तों अभी अगर एग्जाम देने वाले हैं प्री का, और अभी जैसे प्री पोस्टपोन्ड है, ऑलरेडी 4 अक्टूबर को चला गया, तो और पोस्टपोन अभी भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे देश में कोरोना के केसेस तो कम नहीं हो रहे, स्पीड इज नॉट स्लोइंग डाउन। तो इसीलिए तब तक बेस्ट यूटिलाइज करते हैं टाइम को। 36 डेज का एक मेंस राइटिंग प्रोग्राम है जो कि शुरू हो जाएगा 22 जून से, अभी से आने वाले 2-3 दिनों में। तो हर रोज हम एक सवाल लिखेंगे और हर जीएस का एक सवाल रहेगा, डिटेल प्लान जैसे ये रहा। फॉर एग्जांपल 22 जून को हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, देन पॉलिटी का सवाल आएगा, देन इकोनॉमी, देन एथिक्स, देन फिर जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे वेरियस राउंड्स में चलता रहेगा। एंड हम हर रोज एक सवाल करते रहेंगे। ठीक है, और आपको 7 दिन का मोहलत मिलती है ये सवाल अपने सबमिट करने के लिए, ताकि आपको भी थोड़ा एक दबाव, एक पुश रहे। ठीक है, कि आपको सबमिट करना है, अदरवाइज आपका जैसे आंसर जो कि 22 जून को एक्टिवेट हुआ था, 7 डेज बाद बंद हो जाएगा, आप उसको आंसर को सबमिट नहीं कर सकते इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो और आपको इसके साथ आपको आंसर की इवैल्यूएशन के साथ आपको मॉडल आंसर के पीडीएफ्स, मॉडल आंसर के वीडियो सॉल्यूशंस और जो डिस्कशन बोर्ड पर डाउट रिड्रेसल का भी वहां पर एक सिंपल सा एक प्रोविजन है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल 7 डेज की डेडलाइन सबमिट करने की, और मेंस 2020 तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड जो हमारे कोर्स की प्राइस अदरवाइज तो 3499 है जीएसटी हटाकर, लेकिन जब तक ये कोर्स शुरू हो रहा है जो कि 22 जून से एक दिन पहले 21 जून तक, ये इसमें 500 रुपये की थोड़ी और डिस्काउंट है। अगर ओल्ड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल रहा है। आप हमें मेल कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ पे अगर जो एग्जिस्ट करते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, विल टेल यू द डिस्काउंट कूपन कोड। ठीक है दोस्तों, तो बस एक सिंपल सा कोर्स आपको जो एक मोटिवेटेड रखने के लिए और जो टाइम का बेस्ट यूज करने के लिए, कि हम आंसर्स लिखते रहें, आंसर्स लिखकर हम इंप्रूव करते रहें, क्योंकि ये टाइम मिला है अगर मेंस में एक्सेल करने का, तो लेट्स जस्ट डू इट। क्योंकि 36 दिन बाद ये कोर्स जो खत्म होगा, जिसका आखिरी जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो है 1 अगस्त को दोस्तों। 1 अगस्त के बाद भी हमारे पास पूरा अगस्त, पूरा सितंबर एंड 3 दिन अक्टूबर के अवेलेबल हैं। 60+ डेज अवेलेबल, फिर से हम प्री की तैयारी शुरू कर सकते हैं बहुत ही अग्रेसिवली। एंड वी आर नेवर श्योर कि प्री कब होगा, तो क्योंकि पोस्टपोन हो रहा है तो वी माइट इवन विटनेस अनदर डिले। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका वक्त का सही यूज़ करते हैं। मेंस की तैयारी इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर थोड़े बहुत आंसर आप चाहते हैं लिखना, तो आप अपने सब्जेक्ट के जैसे ऑप्शनल के भी लिख सकते हैं और ऑप्शनल को रिवाइज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं ऑप्शनल के बारे में। तो दिस इज द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम एट द मोमेंट, क्योंकि जो प्रीलिम्स काफ़ी पोस्टपोन हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, बाकी हमारा पंजाब पीसीएस का एक कोर्स चल रहा है जिसमें आप जो जीएस सीसैट दोनों ही अवेलेबल है, एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो उसको जो अवेल कर सकते हैं। बाकी सभी कोर्सेज हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है अंडर वेरियस हेड्स। आप देखेंगे अगर आप जो 2020 की तैयारी को चाहते हैं और ढंग से करना, प्री ओरिएंटेड, तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल, जहां पर हमने सब्जेक्ट वाइज भी आप ले सकते हैं, एक्सटेंसिवली चीज़ों को कवर किया और अप टू डेट करते जाएंगे इसको आगे आगे, जैसे जैसे हमें प्री के बारे में और क्लैरिटी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारा पूरा जो जीएस एक्सटेंसिवली, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा कवर्ड हैं और पीडीएफ्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों बस यही एक सिंपल सा हमारा अटेम्प्ट कि हम जाएं और कुछ अटेम्प्ट करके कुछ सीखें इस वीडियो के थ्रू और अपनी नॉलेज को एनहांस करें, और इनिशिएटिव्स इसीलिए चलाते जा रहे हैं ताकि मेहनत की एक आदत बिल्कुल इनग्रेन हो जाए, मेहनत करें और रैंक निकालें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।